जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। अब ईरान में भी शुरू हो गया। ईरान में भी वहां की जो एक धार्मिक उन्माद वाली सरकार है उसके खिलाफ वहां देश की जनता भी सड़क पे उतर आई, लाखों लोग सड़क पे उतर आए। आपको ईरान के बारे में याद होगा, जब शाह ईरान हुआ करते थे, बड़ा लिबरल कंट्री हुआ करता था। वहां के देश के बच्चियों को पूरे अधिकार मिलते थे, अधिकार हुआ करते थे। अफगानिस्तान में भी एक जमाना था जबकि वहां लड़के लड़कियों में अंतर नहीं होता था, लड़कियां स्वतंत्रता से पढ़ती थी, लिखती थी, घूमती थी, विचार प्रकट करती थी। बुरे दिन आए, वही तालिबान अफगानिस्तान में आ गया। ईरान के अंदर भी दक्षिणपंथी धार्मिक लोग आ गए। वो लोगों को सबक सिखाने लगे, लोगों को टेम करने लगे, लोगों को बताने लगे धर्म कैसे चलता है। और पिछले 30-35 साल हमने अफगानिस्तान में भी वही देखे और ईरान में वही देखे। लेकिन और आपने देखा भी, जब अभी युद्ध हुआ जिसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो गया, किस प्रकार से वहां पे जो खामैनी साहब हैं, वो सर्वोच्च नेता हैं, वो किस तरह से उभर के सामने आए। लेकिन लड़कियों के अधिकार सीमित कर दिए गए और वहां पे लड़कियों को बिल्कुल पर्दा नशी कर दिया गया और उन्हें सारी उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई। और अब वही चीज देखिए हिंदुस्तान के अंदर हो रही है आज की तारीख में। हिंदुस्तान के अंदर आज के तारीख में वहां पे है मुस्लिम कट्टरता। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और ईरान में जहां मुस्लिम कट्टरता है, तो उसी के बराबर भारतवर्ष के अंदर हिंदू कट्टरता को उभारा गया पिछले 11 साल के अंदर। हमारे यहाँ भी ऐसे नियंत्रण करने वाले प्रॉक्टर्स पैदा हो गए देश के अंदर, जो पार्कों में जाने लगे, लड़के लड़कियां बैठने हैं तो उन्हें पीटने लगे। रेस्टोरेंट में अगर कोई लड़की अपनी बर्थडे में 8-10 दोस्तों को बुलाती है और उसमें से 2 दोस्त उसके ऐसे भी हैं जो उसके कुलीग हैं और मुसलमान हैं, उनको घसीट के पीटना, उन्हें मुकदमा दर्ज कराना, उन्हें परेशान करना। तो बिल्कुल एक समय था जब अफगानिस्तान भी प्रगति कर रहा था, ईरान भी बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा था और भारतवर्ष भी बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा था। लेकिन चलिए, उनके यहाँ जल्दी शुरुआत हो गई और जल्दी अंत भी हो गया। वहां का जो युवा पीढ़ी है, जो वहां के जेंजी है, वो सड़क पे उतार आया, ईरान में सड़क पे उतार आया, क्योंकि उसकी दम घुटने लगी और वहां की जो करेंसी थी वो इतनी ज्यादा कमजोर हो गई, आर्थिक व्यवस्था इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि उन्होंने अमेरिका से पंगा ले लिया। और अमेरिका ने, जो लोग भी ईरान से कोई संबंध रखते थे, उनकी आर्थिक कमर को तोड़ के धमकी देके ईरान की आर्थिक कमर तोड़ दी और रूस के साथ भी उन्होंने ऐसे ही किया। तो अमेरिका क्योंकि करीब 1/3 वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है उसे कंट्रोल करता है, तो उसे आप नेग्लेक्ट तो कर नहीं सकते। यू कैन लव यूएसए, यू कैन हेट यूएसए, बट यू कैन नॉट इग्नोर यूएसए। तो ईरान की स्थिति हो गई। लेकिन चलिए, अब ये जंजी सड़कों पे आ गए हैं, तो लगता है कि वहां पे धार्मिक कट्टरता से छुटकारा मिलेगा और एक सेकुलर राष्ट्र बनेगा, पूरा विश्व सेकुलर होगा, जहां पे माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात नहीं होगी। स्वतंत्रता से सब सांस ले सकेंगे और जितने अधिकार बेटों को है उतने ही अधिकार बेटियों को मिलेंगे और बेटियां अपने को पूरी तरह से कर पाएंगी, अपने विचार अभिव्यक्त कर पाएंगी और ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगी, जो विश्व भर में औरतों ने और बेटियों ने, लड़कियों ने दिखा दिया। बल्कि अब हिंदुस्तान में जितने भी पदक विजेता हुए हैं, चाहे वो ओलंपिक हो, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो एशियन गेम्स हो या किसी भी टूर्नामेंट पे हो, तो हमारे देश के अंदर की बेटियां जो है ज्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं और ये दिखा रही हैं कि बेटियां जो हैं वो ज्यादा फोकस्ड हैं, ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं और ज्यादा देश के लिए बड़ा योगदान दे सकती हैं। और हमारा इतिहास तो रजिया सुल्ताना का और रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास है। लेकिन ये जो जनजी जगह है, जो पहले श्रीलंका में जगह, बांग्लादेश में जगह, नेपाल में जगह, ईरान में जगह, मेक्सिको में जगह, पूरे विश्व के कोने कोने पे जब जनजी जगह, तो उसने देश की सरकार को बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि देश के अंदर हमारे जो ये धार्मिक कट्टरता को ठोका जा रहा है और धकेला जा रहा है, और हमारे जो सेकुलर क्रेडेंशियल्स थे और हमारी जो एक सर्वधर्म समभाव की एक भावना थी, जो हजारों पुरातन साल से सनातन धर्म के अंदर चली आ रही थी, उसको तोड़ने का प्रयास हुआ और हिंदू मुसलमान में पहले बांटा गया। और हम लोग तब भी आगाह करते रहे कि हिंदू मुसलमान पे रुकेगा नहीं, ये इससे आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके आगे बढ़ा, फिर वो दलितों के खिलाफ हो गया, फिर वो आदिवासियों के खिलाफ हो गया। अब यहां तक पहुंच गया कि अपने ही देश के नॉर्थ ईस्ट के बच्चों को
इस प्रकार से अपमानित किया जाने लगा और उनके सारे वर्ग विभेद करने किया जाने लगा कि उत्तराखंड के अंदर एंजल चकमा नामक एक युवा की, जो बीएसएफ जवान का पुत्र था, उसकी मार मार के हत्या कर दी गई, जबकि वो कहता रहा, मरते दम तक कहता रहा कि आई एम इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज, आई एम इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज, बट उसको मार दिया गया क्योंकि घृणा जो है वो इतनी ज्यादा फैल गई। और अभी नॉर्थ ईस्ट की एक बेटी का वीडियो देख रहा हूं मैं, सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित है। वो लड़की नॉर्थ ईस्ट की है और बिल्कुल उसकी भावना से मैं सहमत हूं जो वो सोच रही है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वो इलाका है जो कि सीमावर्ती इलाका है, दूसरे देशों से मिला हुआ है। त्रिपुरा कई तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, अरुणाचल, जो भी है, अरुणाचल पे तो चीन अपना दावा ठोकता है। तो वो बिटिया, बड़ी प्यारी बिटिया, नॉर्थ ईस्ट की बिटिया, ये कहती है कि हम लोग गरीब घर के लोग, नॉर्थ ईस्ट के गांवों से अपने माँ बाप के सपने पूरे करने के लिए दिल्ली आते हैं, हैदराबाद जाते हैं, मुंबई जाते हैं, कर्नाटका जाते हैं, और वहां पे हम लोगों को जिस प्रकार से रेसिस्ट कमेंट हम पे किए जाते हैं और हमारी पिटाई की जाती है और हमको अपमानित किया जाता है। और ये बेटी इतनी ज्यादा रुआंसा हो गई और जिस प्रकार से अपनी अपनी व्यथा को उसने बताया, उसने कहा इसका मतलब ये है कि अगर आप, हम कह रहे हैं कि हम आपके देश के साथ हैं, आपके देश के लिए हम कमिटेड हैं और हम भारत माता को प्यार करते हैं, और आप लोग हमसे घृणा करते हैं, तो अपने साथ हमें रखने की आवश्यकता क्या है। मतलब ये है कि वो नॉर्थ ईस्ट जहां पे क्रिश्चियन पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, और चकमा समुदाय भी आप जानते हैं बहुत देशभक्त समुदाय है, बहुत देशभक्त कम्युनिटी है और देश के लिए पूरी तरह से समर्पित कम्युनिटी है। उसके एक युवा बच्चे को जो देहरादून के अंदर उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपने भविष्य को सुधारने के लिए प्रयास कर रहा था, उसे खुलेआम देहरादून के बाजार में मार दिया जाता है, तो क्या इससे देश में एक अलगाववाद की स्थिति पैदा नहीं होगी। और ये लोग मुसलमान भी नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो मुसलमान नहीं है, या तो वो बौद्ध हैं, या वो क्रिश्चियंस हैं, या वो हिंदू हैं। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थिति पैदा कर दी गई है कि मणिपुर के अंदर, वहां पे जो मैतीय समाज है, मणिपुर के अंदर इन दोनों समुदाय के बीच में कटुता इतनी ज्यादा बढ़ गई है और हिंसा अभी रुकी नहीं है, लेकिन कोई मुंह नहीं खोल रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। तो क्या हम ऐसा मैदान तैयार नहीं कर रहे हैं जहां पे नॉर्थ ईस्ट को ये फीलिंग होने लगे और वहां के क्रिश्चियन और बौद्ध समुदाय को ये फीलिंग होने लगे, जो कि वहां मेजॉरिटी में है, कि जो इलाका जो कि चीन से और बांग्लादेश से और म्यांमार से मिला हुआ है, सटा हुआ है, और जहां पे उपद्रव की सबसे ज्यादा चांसेस हैं कि विदेशी तत्व हमारे देश के अंदर फायदा उठा सकते हैं, उनकी भावनाओं से अगर इस प्रकार से खिलवाड़ होगा और इनको हमारे देश के रेस्ट ऑफ दी इंडिया के लोग इस प्रकार से अपमानित करेंगे, तो क्या हम लोग उस षड्यंत्र में, उस दांव में नहीं खेल रहे हैं जो कि चीन, म्यांमार और बांग्लादेश हमारे साथ करना चाहेगा। एक संत हैं जो वृंदावन के हैं, वो खुलेआम कहते हैं कि शाहरुख खान ने आईपीएल में एक बांग्लादेश के प्लेयर को जगह दी है तो उसको बाइकआउट करो, और पूरे देश के अंदर शाहरुख खान के खिलाफ एक घृणा अभियान चालू हो गया है। लेकिन वही बांग्लादेश जिसके खिलाड़ी को आईपीएल के अंदर रखने में इतनी ज्यादा परेशानी हो रही है, उसी देश में जाके हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब उन्हीं बांग्लादेश और पाकिस्तान के बड़े बड़े लोगों से हाथ मिलाते हैं, और हमारे देश के गृह मंत्री साहब के पुत्र जय शाह साहब, जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, पहले बीसीसीआई के चेयरमैन थे, वो पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खिलाते हैं, उन पे कोई आपत्ति नहीं करते। लेकिन अगर शाहरुख खान ने कोई एक आईपीएल में बांग्लादेश के प्लेयर को जगह दे दी तो उसको देश विरोधी और राष्ट्र विरोधी बताते हैं, लेकिन आईपीएल में बांग्लादेश के साथ क्रिकेट खेलने वाले को कुछ नहीं कहते। ये लोग वहां पे बैठ के शेखों के साथ चाय पी सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, लेकिन क्रिकेटर्स को ये बाध्य करते हैं कि आप पाकिस्तानी क्रिकेटर से मैच जीतने के बाद हाथ नहीं मिलाएंगे। ये बांग्लादेश के प्लेयर को जो शाहरुख खान ने अपनी टीम में जगह दी है, ये भी आईपीएल के नियमों के तहत दी गई है, और जिसमें आईपीएल के चेयरमैन और बाकी लोगों का हाथ है। इसके लिए शाहरुख खान को दोष कैसे दिया जा सकता है? उसने तो केवल नियमों का अनुपालन किया है, वो नियम बनाए हैं आईपीएल ने। तो अगर बीसीसीआई पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने की अनुमति दे सकता है, आईसीसी उसको क्रिकेट खेलने की अनुमति दे सकता है, आईपीएल अगर बांग्लादेश के प्लेयर्स को खेलने की अनुमति दे सकता है, तो ये तथाकथित ढोंगी संत देश के और हमारी जो विदेश नीति है उसको बर्बाद करने पे क्यों तुले हुए हैं? ये एक विचारणीय प्रश्न है, और देश के युवाओं को भी ये सोचना होगा
कि अगर इस प्रकार से विद्वेष से देश को रोकना है और देश को एकजुट रखना है और भारत माता की सेवा करनी है, अपने भविष्य को अगर उज्जवल बनाना है, तो इन धार्मिक भावनाओं, जातीय भावनाओं, वर्ण विरेद की भावना से ऊपर उठकर हमें देश को मजबूत बनाना होगा और एक ऐसी भावना लेकर आनी होगी जिसमें हमारे देश के 142 करोड़ लोग एक परिवार की तरह स्वतंत्र सांस ले सकें, बेटियों पे कोई आपत्ति न हो। जैसे उत्तराखंड के अंदर अंकिता आर्या के साथ हुआ, बड़े-बड़े बीजेपी के लीडर्स उसके उस षड्यंत्र में शामिल थे और बेटी ने जब इनकार कर दिया तो उसकी हत्या कर दी गई। और इस प्रकार की चीजों की भी जांच ना होकर सब लोग मुंह सिले बैठे हैं, कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो हमारे देश की जनता को और जेन-ज़ी को भी ये सोचना होगा, हमारी तो चलिए उम्र हो गई, अभी तो आपको बहुत लंबा समय देखना है। अगर देश इस प्रकार से धर्म और जाति और वर्ण और वर्ग के आधार पे बढ़ जाएगा, तो देश मजबूत कैसे होगा और आपका भविष्य कैसे उज्जवल होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।